गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैंने नया लिंक एक शेयर किया है, आपको हैंडआउट मिल गया होगा, है ना। अभी आप देख लीजिए एक बार, हैंडआउट मिल गया। अभी रिसेंटली एक लिंक शेयर किया है। अभी रिसेंटली एक हैंडआउट भेजा मैंने आपको, वो देखिए, एक रिसेंटली हैंडआउट भेजा, वो मिल गया आपको। ठीक है बेटा, वो नया लिंक है, उसमें मैंने जितना भी अभी एसएचएम वेव हुआ है उसको कंपाइल करके बना दिया है ना। तो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें सबसे पहला हम लोगों ने सीखा था कि जब अगर ट्यूनिंग फॉक है उसको अगर हम लोग वैक्स लगा दे, उसको लोडेड कर दे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। कितनी कम होगी ये हम लोग नहीं बता सकते, उसका कारण क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ वैक्स या अमाउंट ऑफ फाइलिंग या इस तरह का कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है। तो हम इसको प्रोबेबिलिटी और रीजनिंग से सॉल्व करते हैं। तो वही चीज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। ट्यूनिंग फॉक हैविंग फ्रीक्वेंसी 158 हर्ट्ज produces 3 beats per second with another tuning fork. If unknown tuning fork is filed, then beats increases. Find frequency of unknown. ट्राई कीजिए बच्चों, आसान क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। लेट अस कंसीडर जो ए ट्यूनिंग फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी है 158 हर्ट्ज and it is producing 3 beats per second with unknown tuning fork B 3 beats per second. Then we know that कि इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 3 कम हो सकती है या 3 ज्यादा हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, इनमें से सही कौन सी है वो हमको ढूंढना है। ट्राई कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। ऑब्जर्व कीजिए, हमें पता है कि एक सेकंड में उतनी ही बीट्स बनती हैं जितना दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। अब गौर कीजिए बच्चों, हमने जो फाइलिंग किया है वो किस पे किया है, 161 वाले पे और 155 पे, यानी कि बी पर हम लोगों ने फाइलिंग किया है। तो बच्चों बी पर अगर हमने फाइलिंग किया है तो बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाएगी, और बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्वेश्चन में बोला गया कि जब फाइलिंग कर दिया गया है तो ए और बी के बीच में जो 3 बीट्स बन रही थी, अब नंबर ऑफ बीट्स ज्यादा बन रही है। तो बच्चों गौर कीजिए कि अगर इसको मैं फाइल कर दूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कहां तक बढ़ेगी हमें इसका आइडिया नहीं है, बट हम लोग सक्सेसिवली बढ़ाकर देख देते हैं और चेक करते हैं कि डिजायर्ड आंसर पॉसिबल है कि नहीं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये 161 के बाद उस पर फाइलिंग कर दी और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो देखिए 158 वाले के साथ अगर इसको वापस से साउंड करोगे तो अब ये कितनी बीट्स देगा, 4। या अगर ये बढ़ रहा है तो ये कितनी बीट दे रहा है, 5। जरा गौर कीजिए, जो पहले 158 के साथ 3 बीट दे रहा था, फाइलिंग करने के बाद वो 4 5 लगातार बढ़ती हुई बीट दे रहा है। तो आंसर दीजिए। मुझसे क्वेश्चन में बोला गया कि वो कौन सा ट्यूनिंग फॉक होगा जिसके साथ नंबर ऑफ बीट्स बढ़ने लग जाएंगी आफ्टर फाइलिंग। तो हमने नोटिस किया कि 161 वाले के साथ ऐसा हो रहा है। पर बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक ऑप्शन को चेक करके अपने आंसर को फाइनलाइज ना करें। आपने 161 को चेक किया, आपको पता चल गया कि बीट्स बढ़ रही है, तो आपने 161 में मार्क कर दिया, यही अपना आंसर है। पर ऑब्वियसली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप दोनों ऑप्शंस को चेक नहीं कर लेते तब तक आंसर फाइनलाइज नहीं होगा। बच्चों 155 पे भी तो फाइलिंग की है, और 155 पे फाइलिंग करोगे तो वो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। अब कितनी बढ़ाएगा इसका हमें अंदाजा नहीं है, हमें तो बस इतना पता है कि बढ़ाएगा। तो ऑब्जर्व कीजिए कि अगर बढ़ते बढ़ते ये लाइक 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, बच्चों गौर कीजिए, ये अगर इतना बढ़ जाए तब भी तो ये इस ए के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी 158 है, जरा गौर कीजिए, इसके साथ भी तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी दे सकता है, 4। तो आंसर दीजिए, पहले 3 बीट्स दे रहा था पर अब इसके साथ कितनी दे रहा है, 4। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वो ट्यूनिंग फॉक जो अननोन है उसको फाइल कर दिया गया तो बीट्स इंक्रीज हो गई। तो आंसर दीजिए, 155 को फाइल करोगे तब भी बीट्स इंक्रीज हो रही है और 161 को फाइल करोगे तब भी बीट्स इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है।
अपन एक्यूरेसी नहीं बोल सकते कि हाँ यही होगा, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कि हाँ अगर हम लोग फाइलिंग कर दें, तो फाइलिंग करने के बाद दोनों के साथ पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, हाँ बेटा ऐसा होगा, डिक्रीज होने पर अपन एक सिंगल आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है और जेईई मेन में भी पूछा गया है। हालांकि मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है, बाकी पैटर्न सेम रखा है। सॉल्व करें इसको, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई कीजिए इसको। Three sound sources of frequency 100, 101 and 2 are vibrated together and beats are produced. Then find beat frequency. Very good beta. Manish. चलिए आप सभी आंसर्स दे रहे हैं, एक बार इसको हम लोग क्लियर कर लें, कितनी बीट्स बनेगी जरा गौर से समझे। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है इस पर ध्यान दीजिए। बच्चों हमें जो सोर्सेस दिए हैं, एक है 100 हर्ट्ज, एक है 101 हर्ट्ज और एक है 102 हर्ट्ज। अगर बच्चों हमें दो से ज्यादा सोर्सेस क्वेश्चन में दिए, अभी तक के जो क्वेश्चन है उसमें दो सोर्सेस थे एक बार में, अब यहां दो से ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है, पेयरिंग कर लेनी होती है। बच्चों एक पेयर बन रहा है इन दोनों का, ये दोनों आपस में बीट्स बना रहे होंगे। एक पेयर बन रहा है इन दोनों का, ये आपस में बीट्स बना रहे होंगे। और एक पेयर बन रहा है इन दोनों का, ये आपस में बीट्स बना रहे होंगे। बच्चों लास्ट वाला जो पेयर है थर्ड, 100 और 102 वाला, वो एक सेकंड में कितनी बीट्स बनाएगा, 2 बीट्स पर सेकंड। क्वेश्चन में पूछा गया कब कब बनाएगा, यानी कि बीट अपीयरेंस टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब होगा एक सेकंड में 2 बीट्स बन रही है, तो एक सेकंड को दो बराबर भागों में तोड़ दो, एक तो बनाएगा हाफ सेकंड पर और एक बनाएगा 1 सेकंड पर, ये बीट अपीयरेंस टाइम। इसी तरह से बच्चों ऊपर वाला जो होगा वो एक बीट बनाएगा, कब बनाएगा, 1/1 सेकंड पे। एक बीट है तो एक सेकंड को एक भाग में तोड़ दो। और 101 और 102 भी 1 बीट पर सेकंड बनाएंगे और बीट अपीयरेंस टाइम क्या होगा, 1/1, जैसा हमने कल सीखा था। तो बच्चों हम लोगों ने नोटिस किया, एक पेयर दे रहा है 1 बीट पर सेकंड, कब दे रहा है, 1/1 सेकंड पे। दूसरा पेयर भी दे रहा है 1 बीट पर सेकंड, कब दे रहा है, 1/1 सेकंड पे। और एक पेयर दे रहा है 2 बीट्स पर सेकंड, वो कब कब दे रहा है, हाफ सेकंड पे और 1 सेकंड पे। अब हमें बीट्स काउंट करनी है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें जो बीट्स बन रही है 1/2 पे एक काउंट कर ली, मतलब एक बीट बन रही है 1/2 पे, ये हो गई पहली बीट। और फिर लास्ट वाली में 1 2 3 गिन के टोटल आंसर 4 कर देते हैं। बच्चों 4 नहीं होगा, जरा गौर कीजिए, ये 1/1 सेकंड, ये 1/1 सेकंड और ये भी 1 सेकंड, ये एक ही तो इंस्टेंट है, दैट इज 1 सेकंड। तो अगर ये एक ही इंस्टेंट है तो इसको आप तीन अलग अलग बीट काउंट नहीं करोगे, यहां पर आपको एक ही साउंड सुनाई देगा। हां फर्क इतना होगा कि इस साउंड की लाउडनेस कंपैरेटिवली पहली वाली से ज्यादा होगी। उसका कारण, क्योंकि हाफ सेकंड पे जो बीट बन रही है वो सिर्फ एक पेयर की बीट है, और 1 सेकंड पे जो बीट बन रही है वो तीन तीन पेयर की बीट्स एक ही इंस्टेंट पर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो तीन अलग साउंड आपको सुनाई नहीं देंगे। आपको वहां पे साउंड कंपैरेटिवली लाउडर सुनाई देगा, पर एक ही सुनाई देगा। सो रिमेंबर, अगर आपको यहां पर कुछ कॉमन टाइम्स नजर आ रहे हैं तो उन कॉमन टाइम्स को आपको एक सिंगल बीट काउंट करना है, उसको तीन अलग अलग काउंट नहीं करना है। तो ये हो गया सेकंड बीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना आंसर होगा, तो जवाब दोगे 2 बीट्स पर सेकंड। तो हमने क्या सीखा कि पहले तो पेयरिंग कीजिए, पेयर करने के बाद आप उनके बीट अपीयरेंस टाइम निकाल दीजिए, और फिर बीट अपीयरेंस टाइम को जैसा मैंने लिखा उस मैनर में लिख लें। तो ऐसे टाइम जो कि कॉमन नजर आ रहे हैं उनको एक सिंगल बीट काउंट करना है, और बाकी जो सेपरेट नजर आ रहे हैं उसको एक अलग बीट काउंट करना है। कोई पूछ ले कि ये एक ही इंस्टेंट पर जो बीट अपीयर हो रही है उसका क्या मतलब, क्या उसमें अलग सा दिखाई देगा, तो आपका जवाब होगा कि उसमें अलग ये होगा कि उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, क्योंकि वो तीन तीन पेयर्स की बीट है। बीट अपीयरेंस टाइम बेटा एक सेकंड में 2 बीट, तो एक सेकंड को दो भागों में बांट दो, हाफ सेकंड और 2/2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बच्चों इसको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। Frequency of tuning fork A is 256 hertz.
It produces 4 beats per second with tuning fork B. When wax is applied at tuning fork B, then 6 beats per second are heard. Find frequency of B. दोनों पॉसिबल है कि ओनली 252? चलिए चेक करते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ है? 256 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये 4 बीट्स प्रोड्यूस करता है विद ट्यूनिंग फॉर्क बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की फ्रीक्वेंसी 256 से या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी। तो हमारा आंसर होगा 252 या 260। पर क्वेश्चन में बोल रहे कोई एक बताओ। तो उन्होंने क्या किया, वैक्स अप्लाइड कर दिया किस पे? बी पे। तो बच्चों अगर मैं बी पर वैक्स अप्लाई कर दूं तो बी पर वैक्स अप्लाई करने पर बी की फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाएगी। बी पर अगर वैक्स अप्लाई कर दे तो बी की फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाएगी। कितनी कम होगी नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, सक्सेसिवली कम करते हैं। तब तक कम करते हैं जब तक हमको क्वेश्चन में गिवन डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिल जाती। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वैक्स लगाने के बाद जो बीट्स 4 बन रही थी अब कितनी बन रही है? 6। तो मैं इनको तब तक कम करूंगा जब तक डिजायर्ड वैल्यूज ना मिल जाए। तो बच्चों गौर कीजिए, 252 को अगर मैं सक्सेसिवली कम करता जाऊं तो बच्चों ये हो गया 251 हर्ट्ज। तो ये कितनी बीट्स हो गई? इसके साथ 5। अगर ये और कम हो जाए, 250 तक आ जाए, तो बच्चों इसके साथ कितनी बीट्स दे रहा है? 6। आंसर दीजिए। 6 बीट्स हमको चाहिए भी सही। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर आंसर पूछा जाए तो एक तो 252 हर्ट्ज हमारे पास करेक्ट है कि इस पर मैंने अगर वैक्स लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी कम होने के साथ 256 वाले के साथ ये 6 बीट देने लग गया। पर बच्चों जैसा मैंने बोला कि जब तक आप दूसरे के साथ स्टेबिलिटी चेक नहीं कर लेते तब तक आंसर नहीं कंफर्म करना है। बच्चों 260 पे वैक्स लगाया तो ये भी कम होगा। कितना कम होगा हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसको सक्सेसिवली कम करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये 256 वाले के साथ 6 बीट कभी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो बच्चों सोच के देखिए कि अगर ये कम होते हुए 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251 और 250 ये भी इतना कम हो जाए तो गौर करने वाली बात है कि 256 के साथ ये भी 6 बीट प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के भी दो आंसर पॉसिबल है। जैसा मैंने बोला कि आपको एक आंसर तब तक फाइनलाइज नहीं करना है जब तक आप दोनों के साथ पॉसिबिलिटी चेक नहीं कर ले। क्वेश्चन में बच्चों बोथ गिवन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस बनाए जाएंगे जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा ऑप्शन ए 252, ऑप्शन बी 260, सी ऑप्शन होगा बोथ, और फोर्थ ऑप्शन होगा जो भी अपने को वहां पर चाहिए, या बनाया होगा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कुछ। तो अपन ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या देंगे? बोथ। क्लियर है बच्चों? तो अपने को जब तक दोनों के साथ पॉसिबिलिटी चेक ना कर लें तब तक अपने को आंसर फाइनलाइज नहीं करना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। A standard tuning fork contains frequency N. Another tuning fork NA have 20% more compared to N, and NB have 30% more compared to N. If NA and NB have beat relation of 6 beats per second, then find the value of N, NA, NB. बच्चों इसको मान लीजिए ट्यूनिंग फॉक सी, इसको मान लीजिए ट्यूनिंग फॉक ए, इसको मान लीजिए ट्यूनिंग फॉक बी। सॉल्व करें। बहुत बढ़िया, सही है बेटा सक्षम। 60, 72, 78 सही है। अभिषेक
एक आंसर आपने भी दिया 60, बिल्कुल सही है। 60, 72, 78। गुड। हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। लेट frequency of tuning fork C is equal to n. So frequency of tuning fork A कितनी हो जाएगी? 20% मोर ऑफ n। तो बच्चों 20% मोर कितना होगा? 1.2n। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क B इज 30% मोर, तो ये हो जाएगी 1.3n। अब क्वेश्चन में बच्चों जो गिवन है वो क्या लिखा हुआ है कि A और B में 6 बीट का रिलेशन है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ B माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज इक्वल टू 6 बीट्स पर सेकेंड। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 1.3n माइनस 1.2n इज इक्वल टू 6। तो 0.1n इज इक्वल टू 6, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 बीट्स पर सेकेंड, सॉरी 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज ये आ गई अपने पास बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ C। अब बच्चों A की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20% ज्यादा है, तो 60 का 20% कितना होता है? 12, तो ये हो जाएगी 72 हर्ट्ज। और एन भी 30% ज्यादा है, तो 18 इज द 30% ऑफ 60, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 78 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास तीनों आंसर्स है। तो क्वेश्चन आसान था, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, बस उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना था, वैल्यूज मान लेती थी। आपने सभी ने आंसर्स भी दिए, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन इस पर बच्चों सॉल्व करें। कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना बच्चे इस क्वेश्चन में, जैसा दिया गया है बस उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ। 81 tuning forks are arranged in increasing order of their frequency, and each tuning fork produce 4 beats per second with its nearby tuning fork. If frequency of last is octave of first, then find frequency of first, 11th and last. Solve करें। ठीक है, और सभी आंसर्स निकालें, फर्स्ट, 11th और लास्ट। छह सौ चालीस। ठीक है, 320, 360 और 640। 320, 360 और 640। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में मान लीजिए ये पहला ट्यूनिंग फॉर्क है और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं n। और बच्चों ये अपने नियर बाय के साथ 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो n+4 होगी, कारण क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है मतलब पहले वाले की n तो दूसरे वाले की n से ज्यादा। और बच्चों ये नियर बाय भी आपस में 4 बीट्स दे रहे हैं, तो इसकी n+4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? n3 इज इक्वल टू n+8। और ऐसे जो लास्ट वाला है 81, उसकी कितनी दी गई? ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। ऑक्टेव मतलब 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगी 2n।
कई बार बच्चे जनरली इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, म्यूजिक की लैंग्वेज में दो वर्ड्स होते हैं, एक यूनिसन और एक होता है ऑक्टेव। बच्चों क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, द टू वायर्स आर वाइब्रेटिंग, द टू वायर्स आर वाइब्रेटिंग एंड द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज 1:1, या लिखकर दे दिया जाएगा द टू वायर्स आर वाइब्रेटिंग एंड दे आर इन यूनिसन। इसका मतलब यह हुआ कि दो जो वायर हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो है वो 1:1 है, इसका मतलब। और कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ दिया जा सकता है, द टू वायर्स आर वाइब्रेटिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड इज ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। तो ऑक्टेव का मतलब बच्चों यहां पर टू टाइम्स है। म्यूजिक की लैंग्वेज में ऑक्टेव का मतलब होता है टू टाइम्स। तो बच्चों इस चीज का आप ध्यान रखें। तो N81 क्या लिखा हुआ है, ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट यानी कि टू टाइम्स। अब बच्चों इसको अपन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों पहला जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, n। उसके बाद दूसरा जो दिया है वो है n+4। तीसरा जो हमको दिया गया है वो दिया गया है n+8। अब बच्चों ऐसे अगर मैं 81 तक लिखने लग जाऊं तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए अपन यहां पर कुछ नाम रखते हैं। बच्चों 4 क्या है, नंबर ऑफ बीट्स, तो इसको मैंने b नाम दे दिया। तो गौर कीजिए कि n2 इज इक्वल टू n+4 को नाम दे दिया b, तो ये बन गया n+b। और 4 को अगर b बोल रहे हो तो 8 को क्या बोलोगे आप, 2b। बच्चों जो मुझे चाहिए था वो यहां से मिल गया, मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। बच्चों जरा गौर करने वाली बात है, जो मैंने पहला ब्लॉक बना रखा है उसमें देखिए एलएचएस में जब 2 है तो आरएचएस में क्या आ रहा है, बी। दूसरे ब्लॉक में देखो एलएचएस में जब 3 है तो आरएचएस में क्या आ रहा है, 2b। जब एलएचएस में 2 था तो आरएचएस में आया b, जब एलएचएस में 3 था तो आरएचएस में आया 2b। अब बताओ एलएचएस में अगर n4 होगा तो आरएचएस में क्या आएगा, n+3b। इसी तरह से अगर मैं n81 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, n+80b। तो बच्चों ये कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ गई 320 हर्ट्ज। बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी आई है वो फर्स्ट वाले की आई है। अगर मैं यहां से लास्ट वाले की निकालू 81 की, तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ n1। तो 2 टाइम्स ऑफ 320 ये कितना हो जाएगा, 640 हर्ट्ज। एक आंसर अपने पास ये आ गया। और 11 वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, n+10b। तो पहले वाले का 320, 10 b की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 360 हर्ट्ज। बच्चों ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं जैसा आप लोगों ने दिए। बच्चों ये क्वेश्चन आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी बनाकर दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा कि सक्सेसिव, आई मीन सक्सेसिव जो ट्यूनिंग फॉक्स है, उन ट्यूनिंग फॉक्स की अगर बात की जाए तो ट्यूनिंग फॉक्स में बोला गया कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन में बोला गया कि 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो पहले वाले को रखोगे n, तो दूसरे वाले को क्या रखोगे, n-4, तीसरे को रखोगे n-8। इस तरह से हम लोगों ने वहां पर इक्वेशन निकाली। n81 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ n1, ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट आया हमारे पास 320, तो उसका डबल ऑक्टेव यानी कि 640। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टेशनरी वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। बच्चों इसको मैंने समझाया था ना दो दो बार, देखो इसको। जब एलएचएस में n3 है तो आरएचएस में क्या आ रहा है, 2, 2b। ऊपर यहां देखो जब एलएचएस में n2 है तो आरएचएस में क्या आ रहा है, b, यानी कि b के साथ जो कोफिशिएंट है वो एलएचएस में जो नंबर है उससे एक कम चल रहा है। n3 का आया तो 2b हो गया, n4 आया तो 3b होगा, तो n81 आएगा तो क्या होगा, 80b। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। बच्चों जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक यूजफुल सेक्शन है। किस चीज के लिए, स्टेशनरी वेव के लिए। स्टेशनरी वेव में बच्चों दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ऑर्गन पाइप्स और एक होता है सोनोमीटर वायर। और क्वेश्चन दोनों में से एक पक्का आता ही आता है, आप अपने मॉड्यूल चेक कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस उसके बहुत फ्रीक्वेंट मिलेंगे, आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स डिस्कस करें तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, जरा गौर कीजिए। बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में, इसको फेयरली हम बाद में देखेंगे, पहले रफ डिस्कशन करते हैं। बच्चों मानकर चलिए कि ये एक रिजिड एंड है। क्या है ये, एक रिजिड एंड। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये रिजिड एंड है, एक पोल मान लेते हैं। और बच्चों अगर मैंने इसको रिजिड एंड बोल दिया तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इसका कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करेगा। और हमने क्या किया, यहां से एक रस्सी को बांध दिया।
किसको बांध दिया? एक रस्सी को। अब बच्चों जब मैंने रस्सी को बांधा, तो रस्सी को बांधने के बाद मैंने क्या किया? दो पार्टिकल्स को स्टडी किया। मैं उन दोनों पार्टिकल्स को थोड़ा सा अलग अलग करके बना रहा हूं बच्चों, चेक कीजिएगा। ये रस्सी है बच्चों, सिर्फ ये समझाने का तरीका है, उसमें कोई लॉजिक मत ढूंढने लग जाना। बच्चों ये रस्सी का ये वाला पार्टिकल जो कि मूवेबल है, क्लियर? ये रस्सी का पार्टिकल जो कि मूवेबल है, और ये रिजिड एंड पार्टिकल जो कि रस्सी से बंधा हुआ है। अब बच्चों ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, पर मैंने समझाने के लिए गैप रखा है ताकि आपको क्लियर वहां पर स्पेसिफाई किया जा सके कि ये दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं। लेफ्ट वाला रस्सी पार्टिकल है जो कि मूव करने के लिए फ्री है, और रेड वाला रिजिड पार्टिकल है जो मूव नहीं करेगा। अब बच्चों हुआ क्या कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया? एक जर्क दिया लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जब मैंने जर्क दिया, तो लेफ्ट साइड जर्क देने पर यहां पर एक वेव प्रोड्यूस हो गई। लेट अस कंसीडर यहां पर मैंने एक जर्क दिया जिसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस हो गई। लेट अस कंसीडर ऐसे, और ये वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करती जा रही है। बच्चों एग्जैक्टली होता क्या है? वेव जब प्रोपोगेट करती है तो एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ती है, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, और जैसे ही पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे, रस्सी वहां से ऊंची हो जाती है। क्लियर? तो ये जो शेप है वो हमको आगे जाता हुआ फील होता है। थोड़ी देर बाद बच्चों ये रस्सी जब हम लोग देखेंगे, तो ये जो पल्स है वो हमको कुछ ऐसे आगे जाती हुई नजर आएगी, थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी। तो बच्चों अगर ये थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी तो ये तो है रस्सी पार्टिकल, और यहां पर कौन है? अपने पास स्ट्रिंग पार्टिकल के साथ साथ जुड़ा हुआ कौन है? रिजिड पार्टिकल। बच्चों थोड़ी देर बाद क्या होगा, जरा सोचने वाली बात है कि जो एनर्जी है वो इस पार्टिकल के पास पहुंच जाएगी। किस पार्टिकल के पास? जो कि रस्सी पार्टिकल है। और दूसरा कौन सा जुड़ा हुआ है? ये रिजिड एंड वाला पार्टिकल। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों जो मैं बोल रहा हूं। अब जैसे ही एनर्जी रस्सी पार्टिकल के पास पहुंची, रस्सी पार्टिकल तो एनर्जी गेन करके कहां भागेगा? ऊपर। बच्चों जैसे ही रस्सी पार्टिकल एनर्जी गेन करके ऊपर भागेगा, लेट अस कंसीडर ये ऊपर भागने लग गया है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये ऊपर भागा। तो बच्चों ये ऊपर भागा, तो रिजिड एंड को भी ये कहा जाना था कि ये भी ऊपर आ जाए, क्योंकि सारे पार्टिकल यही तो करते हैं, एनर्जी गेन किया और ऊपर भागे। तो बच्चों इन दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाए, ये दोनों आपस में जुड़े थे। रस्सी में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स। तो जैसे ही रस्सी पार्टिकल ऊपर भागा, तो ये वाला पार्टिकल इसको कहां खींचेगा? ऊपर। और रिजिड पार्टिकल इसको कहां खींचेगा? नीचे, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही रस्सी पार्टिकल ऊपर भागा, क्योंकि वो तो मूव करने के लिए फ्री है, एनर्जी मिलेगी वो भागेगा, तो बच्चों जैसे ही वो ऊपर भागा, वो नियर बाय पार्टिकल यानी कि रिजिड पार्टिकल को भी कहां बुलाएगा? ऊपर। तो उस पर लगाएगा फोर्स। अपन ने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रस्सी ने रिजिड पे लगाया ऊपर, तो रिजिड भी रस्सी पे लगा रहा है नीचे। अब बच्चों रिजिड पार्टिकल ने तो मना कर दिया कि आप मुझ पे फोर्स भले ही लगा लो, मैं जगह से नहीं लूंगा, बिकॉज आई एम रिजिड। पर जरा गौर करने वाली बात है कि बच्चों रिजिड पार्टिकल इस रस्सी पे जो फोर्स लगा रहा है, रिजिड पार्टिकल इस रस्सी पर जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ये जो आएगा, ये इस रस्सी पार्टिकल को कहां लेकर आ जाएगा? नीचे। ये इस रस्सी पार्टिकल को कहां लेकर आ जाएगा? नीचे। तो देखिए रिजिड पार्टिकल तो वहीं रहा, पर ये रस्सी वाले पार्टिकल्स को कहां ले आया? नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि इसने उसको नीचे खींचा, और रस्सी वाला पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री है, तो वो नीचे आ भी जाएगा। और बाकी की रस्सी जो थी वो ऐसी थी जैसा हम लोगों ने पहले ऊपर बना रखा है। अब बच्चों जो रस्सी पार्टिकल है, अगर वो नीचे आ जाए और इस समय अगर अपन रस्सी के पार्टिकल्स को ज्वाइन करें, तो आपको रस्सी में क्या दिखाई देगा? ट्रफ। जरा गौर करने वाली बात है बच्चों कि जब रिजिड एंड से जो टकराया था वो कौन था? क्रेस्ट। और जो लौट कर आया वो कौन है? ट्रफ। तो यहां पर सिखाया जाता है कि जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ट्रांसवर्स वेव, जब भी ट्रांसवर्स वेव रिजिड एंड से टकराती है, जब भी ट्रांसवर्स वेव रिजिड एंड से टकराती है, तो पाई का फेज डिफरेंस लेकर आती है। किससे टकराती है? रिजिड एंड से। तो उसमें जो फेज डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? पाई रेडियन का। जिसका मतलब है कि क्रेस्ट टकराया तो ट्रफ लौट कर आएगा, और ट्रफ टकराया तो क्रेस्ट लौट कर आएगा। और आपको पता है क्रेस्ट और ट्रफ में पाई का फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्सट्रीम और एक नेगेटिव एक्सट्रीम। और साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्योंकि टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, तो गई अगर पॉजिटिव में थी तो लौट कर किस में आएगी? नेगेटिव में। तो बच्चों इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे?
मानकर चलिए इक्वेशन लिखा आपने कि जो वेव टकराने गई थी वो थी इंसिडेंट वेव वाई आई, उसकी इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बच्चों जब ये लौटकर वापस आएगी रिफ्लेक्टेड वेव, तो जरा गौर कीजिए ए साइन लौटकर कहां गई, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस के एक्स की जगह क्या आ जाएगा, प्लस के एक्स, और साथ में पाई का फेज डिफरेंस लाई, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, प्लस पाई। क्या लिख दोगे, प्लस पाई। तो जैसा मैंने बोला कि जब भी ट्रांसवर्स वेव किसी रेजिडेंट से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस लेकर डायरेक्शन अपोजिट करके लौट आती है। तो अगर गई पॉजिटिव में थी तो लौट कर नेगेटिव में आएगी, गया ट्रफ था तो लौट के क्रेस्ट आएगा, गया क्रेस्ट था तो लौट के ट्रफ आएगा। इसका एक एनिमेशन हम लोग देखते हैं, नोटिस कीजिए बच्चों। जो फेयर वर्क है वो हम लोगों ने यहां कर रखा है। थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड डायग्राम में जो टकरा रहा है वो क्रेस्ट है, और लौटकर फोर्थ डायग्राम में कौन आया, ट्रफ। जरा गौर कीजिए, ये जा रहा है क्रेस्ट, रिजिट से टकराया बन गया ट्रफ, ये गया ट्रफ और बन गया क्रेस्ट, क्रेस्ट टकराया ट्रफ में लौटा, ट्रफ टकराया क्रेस्ट में लौटा। पर नोटिस कीजिए रस्सी जिन दो पॉइंट्स से एंड्स पे बंधी हुई है वो एंड्स अपनी जगह से नहीं हिल रहे, कारण वो रिजिड एंड्स हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो बच्चों ये एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये ऐसा होगा तो हम लोगों ने रिजल्ट्स लिखे, ये फेयर काम हम लोगों ने कर रखा है बच्चों। ये अगर आगे गई तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लौटकर जब आई तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहां पर मैं बच्चों लिख देता हूं रिजल्ट्स इसके जो हमारे पास है कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, यानी कि फेज डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, पाई रेडियन का। ये कौन से एंड से है, रिजिड एंड से, और जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो ही जानी है क्योंकि अपने को पता है कि टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है। बच्चों ये तो हम लोगों ने पढ़ा रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, तो बच्चों फ्री एंड का मतलब क्या होता है, जो मूव करने के लिए फ्री हो। बच्चों वापस से एक ऐसा ही डिस्कशन करते हैं, समझे। मानकर चलिए कि बच्चों यहां पर एक वही रॉड है और हमने क्या किया, इसमें एक मासलेस रिंग पिरोदी, क्या पिरोदी, मासलेस रिंग, जो मूव करने के लिए फ्री है और फ्रिक्शनलेस है। अब इसके साथ हम लोगों ने बांध दिया एक रस्सी को, जरा गौर कीजिएगा, हम लोगों ने बांध दिया यहां पर एक रस्सी को। तो बच्चों जैसे ही मैंने रस्सी को बांधी तो अब मुझे दो पार्टिकल नजर आ रहे हैं, एक रस्सी पार्टिकल और एक मैं बना देता हूं रिंग पार्टिकल जो आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों पहले तो ये एंड रिजिड था, पर अब अगर रस्सी का पार्टिकल एनर्जी गेन करके ऊपर भागेगा और रिंग को अगर वो ऊपर बुलाएगा तो रिंग ऊपर जाएगी। रिंग ऊपर क्यों जाएगी, बिकॉज ये मूव करने के लिए फ्री है, ये रिजिड नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक वेव प्रोपोगेट की ऐसे, इसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बच्चों थोड़ी देर बाद ये जो वेव होगी वो यहां पहुंच जाएगी ऐसे। तो बच्चों वेव अगर यहां पहुंच गई तो मैं दो पार्टिकल्स को स्टडी कर रहा हूं, एक रस्सी पार्टिकल जो मूव करने के लिए फ्री है और एक रिंग पार्टिकल, एक रिंग पार्टिकल ये वाला, ये भी मूव करने के लिए फ्री है। बच्चों जैसे ही इस रस्सी पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी ये ऊपर भागेगा, और ये ऊपर भागेगा तो रिंग को भी कहां बुलाएगा, ऊपर, और इस बार ये रिंग ऊपर आ जाएगी कुछ ऐसे, ये रिंग ऊपर आ जाएगी लाइक दिस, ये जो रिंग है वो ऊपर आ जाएगी ऐसे, और ये मैंने बना दी रिंग। अब आंसर दीजिए, ये शेप ऐसा है। अब बताइए कोई रिंग परमानेंटली तो वहां रह नहीं जाएगी, हम जानते हैं कि पार्टिकल एसएचएम करते हैं तो लौटकर अपनी मीन पर आते हैं, लौट कर आते हैं। अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, ये रस्सी है, ध्यान से देखिए ये रस्सी है सीधी, इसको मैंने ऊपर उठा लिया ऐसे, लास्ट डायग्राम की तरह। दोबारा देखें, ये रस्सी है, इसको मैंने ऊपर उठा लिया लास्ट डायग्राम की तरह। अब ये रिंग नीचे आ रही है, मतलब मेरा हाथ ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो बच्चों ये रस्सी थी, मैंने इसको उठा लिया और हाथ को जर्क दे रहा हूं ऊपर से नीचे। तो बताइए ऊपर से नीचे जब जर्क पड़ेगा तो रस्सी में क्रेस्ट बनेगा या ट्रफ बनेगा, बताइए जल्दी से, रस्सी में क्रेस्ट बनेगा या ट्रफ बनेगा। बहुत बढ़िया, क्रेस्ट बनेगा।
क्योंकि ट्रफ जब बनता है जब आप रस्सी को कहां ले जाओ, नीचे ऐसे, पर अपन कहां ले जा रहे हो, ऊपर से जग दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्रेस्ट। तो बच्चों जब ये रिंग लौट कर आएगी तो वापस से इसके अंदर क्या बना देगी, क्रेस्ट। तो बच्चों ऑब्जर्व किया कि गया जो था और लौट कर जो आया वो सेम फेज में आया, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसकी इक्वेशन होगी ओमेगा टी प्लस के एक्स। पर फेज डिफरेंस जो आया वो कितना आया, जीरो। मतलब जो गया था वही लौट कर आया। तो इसी चीज को अपन ने फेयरली यहां कर रखा है बच्चों। ये इंसिडेंट वेव दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये रिफ्लेक्टेड वेव ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, नेगेटिव में आएगी तो प्लस के एक्स। और हम लोग बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस जो आएगा फ्री एंड से वो कितना आएगा, 0 रेडियन। कहां से, फ्री एंड से। और डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही जानी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो तो डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हो गई तो मतलब अपोजिट हो जाएगी। और बच्चों इसी को अगर हम लोग एक एनिमेशन से देखें तो नोटिस कीजिए, ये देखो, गया और फिर लौट के वापस आ गया। जरा गौर कीजिए, ये गया क्रेस्ट और लौट कर भी क्या आया, क्रेस्ट। कुछ इस तरह से यहां पर ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर बच्चों? तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन किया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। अब बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, इसको सॉल्व कीजिए। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन सामने है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रेजिडेंट the amplitude becomes 2 by 9 of initial amplitude, then find equation of reflected wave। लिखो बच्चों, सॉल्व करो इसको, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन पता करो। हाँ, रिंग का एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, क्योंकि वेव्स जो है वो लगातार इंसिडेंट हो रही है और उधर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड जब सेम फेज में मिलेगी तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, जब इसको सॉल्व किया आपने तो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2/9 ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। बच्चों 2/9 ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड था 0.09, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा, 0.02। तो अब अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दूं रिफ्लेक्टेड वेव की, तो एम्पलीट्यूड जो रिफ्लेक्ट हुआ वो 0.02 साइन 8 पाई बच्चों टी। बताइए यहां पर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, मतलब जो वेव गई थी वो पॉजिटिव में गई थी, तो लौटकर किस में आएगी, नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा प्लस x/20। और बच्चों रेजिडेंट से टकराई है, तो रेजिडेंट से टकराई है तो पाई का फेज डिफरेंस लाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जैसा आप लोगों ने दिया भी सही। एक और क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। ठीक है, कीजिए। अ वेव दैट इज y is equal to 10 sin ax plus bt is reflected from denser medium। बच्चों जब बात डेंसर मीडियम की आती है तो डेंसर मीडियम का मतलब है यहां पे रेजिडेंट। जो डेंस है मतलब वो रिजिड है, डेंसर मीडियम का मतलब है रेजिडेंट। इफ 81% of energy is reflected, then find out equation of reflected wave। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको।
अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन देखें तो अरेंज करके मैं लिख रहा हूं 10 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब बच्चों इस इक्वेशन में इंसिडेंट वेव में देखो यहां लिखा है प्लस एक्स, इसका मतलब वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। किस में हो रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। और बच्चों रेजिडेंट से टकराई है और 81% ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। बच्चों इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम एम्पलीट्यूड को 8.1 लिख देते हैं। ध्यान रखिए 81% ऑफ एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, 81% ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। बच्चों आपको याद है अपन ने एनर्जी को किससे रिलेट किया था? इंटेंसिटी से। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रूट आई। तो बच्चों अगर जवाब दे कि अगर 81% एनर्जी यानी कि इंटेंसिटी लौट कर आई तो एम्पलीट्यूड कितना रह जाएगा हमारे पास? 9। एम्पलीट्यूड कितना रह जाएगा? 9। तो बच्चों यहां पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? 9। साइन ओमेगा टी सेम पहले जैसा। अब बच्चों जो वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में गई थी। किसमें गई थी? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो लौट कर किसमें आएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और पॉजिटिव डायरेक्शन में जब वेव आती है तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस ए एक्स। और जब भी रिजिड एंड से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस लाती है, तो लास्ट में क्या कर देंगे? प्लस पाई। क्रेस्ट गया तो ट्रफ लौट कर आएगा, ट्रफ गया तो क्रेस्ट लौट कर आएगा। बच्चों इसमें एक चेंज और कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको आप पढ़ो थीटा, थोड़ी देर के लिए इसको आप पढ़ो थीटा। तो बताएं आप सभी, मैं यहां पर लिख देता हूं कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। जानते हैं ना आप सभी? तो बच्चों इस 180 प्लस थीटा को रिफ्लेक्टेड वेव में हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन इसकी ऐसे भी लिखी जा सकती है। ये हमारा आंसर है। ऊपर वाला आंसर भी सही है, ये भी आंसर सही है। अब बच्चों वो डिपेंड करता है कि अपने को आंसर प्लस पाई ऐड करके दे रखा है या पाई को एलिमिनेट करके फंक्शन बदल दिया। साइन 180 यानी कि पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर? चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव्स। माइनस पाई नहीं करते बेटा। रिफ्लेक्शन अगर होता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो क्रेस्ट अगर ट्रफ में लौट कर आया मतलब पाई फेज डिफरेंस आगे हो गया वो, ठीक है? तो माइनस पाई नहीं करते। क्लियर? नाइन कैसे आया? एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंटेंसिटी। 81%, 81% एनर्जी लौट कर आई तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? रूट ऑफ 81 यानी कि 9। रिफ्लेक्शन होगा तो पॉजिटिव में जाएगा तो नेगेटिव में लौट कर आएगा, और नेगेटिव में जाएगा तो पॉजिटिव में लौट के आएगा। हाँ बेटा, ओमेगा टी लिख दिया मैंने गलती से, इसको अपन बीटी लिख देते हैं। बिल्कुल, ये बीटी है, बीटी, और ये भी बीटी। चलिए स्टैंडिंग वेव्स। बच्चों स्टैंडिंग वेव्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सीखे स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है बच्चों? स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आप इसको बोल सकते हो। स्टैंडिंग वेव्स को आप क्या बोल सकते हो? स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। बच्चों यहां पर स्टैंडिंग वेव्स में कुछ फील करना पड़ेगा हमको प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली इस तरह से कैसे वेव्स बन सकती है। आपको याद है स्टैंडिंग वेव्स में हम लोगों ने जब स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने सीखा था कि ऐसी वेव्स जिसमें एनर्जी एक लिमिटेड मीडियम के अंदर बाउंड हो जाती है और आगे या पीछे उसमें प्रोपोगेट नहीं करती, बस एक मीडियम के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको अपन स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। और मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था, घर पे जो कपड़े सुखाने की रस्सी होती है उसको अपन बीच में प्लग कर देते हैं तो हमको लूप्स बनते हुए दिखाई देते हैं। पर वो जो एनर्जी होती है वो दोनों खंभों के, दोनों पोल्स के अंदर ही रहती है, ना तो पोल के उस पार जाती है ना पोल के इस पार आती है, मतलब बीच में फंस गई है। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स। इसका कह सकते हो इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज मैं पूरा डायग्रामेटिक आपको क्लियर करूंगा। बच्चों सबसे पहले स्टैंडिंग वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है? when two identical progressive waves, बच्चों मैंने आइडेंटिकल शब्द बोला है, when two identical progressive waves moving in opposite direction, when two identical progressive waves moving in opposite direction
and superpose, then standing waves are formed. जैसा लिखा हुआ है देखिए बच्चों, when two progressive waves of same amplitude, identical बोल दिया तो same amplitude और frequency understood है. When two progressive waves of same amplitude and frequency traveling in opposite direction are superposed one over another, then we obtain standing waves. बच्चों स्टैंडिंग वेव्स दो तरह की होगी, एक होगी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और एक होगी लॉन्गिट्यूडनल. इसमें हमको मेनली पढ़ना है सोनोमीटर वायर. बच्चों क्वेश्चन बहुत आए हैं अब तक और आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, और इसमें हमको पढ़ना है ऑर्गन पाइप और साथ में रेजोनेंस ट्यूब. बच्चों ये पूरा डिस्कशन है जो स्टेशनरी वेव में हमको करना है और क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं. तो बच्चों ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव में सबसे पहले मैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव आपको सिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली वेव्स बनती कैसे है. बच्चों जो मैं सिखाऊं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. बच्चों ये दो आइडेंटिकल सोर्स रखे हुए हैं. क्या रखे हुए? दो आइडेंटिकल सोर्स. और आपको ये वाला इक्वेशन अभी भी काम में लेना है, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, पाथ डिफरेंस के साथ फेज डिफरेंस वाला. बच्चों गौर कीजिए, दो आइडेंटिकल सोर्स हैं और दोनों से जो वेव्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज हो रही है, और मीडियम में कुछ पार्टिकल्स आप देख रहे हो, इन पार्टिकल्स पे अपने को सुपरपोजिशन स्टडी करना है. यहां पर आप नोटिस करोगे अब चेंजेस आपको क्या मिलेंगे. बच्चों मैं पहले आपको चेंजेस फील करा दूं कि आपको क्या क्या नया दिखने वाला है, तो फिर आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. बच्चों अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए कि आपने किसी रस्सी में क्रेस्ट और ट्रफ क्रिएट किया. मान लो ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है. क्रेस्ट और ट्रफ क्रिएट किया तो वो आपको रस्सी में ऐसे आगे जाता हुआ दिखाई देता था, लाइक दिस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, है ना. अपन रियल लाइफ में भी ऐसा दिखते हैं कि रस्सी में ऐसा जर्क दे दो तो ये जर्क जो होगा वो आगे की तरफ अपने को ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा. पर अब आपको ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में क्या होगा कि ये जो क्रेस्ट और ट्रफ है वो पहले की तरह ऐसे और ऐसे ऐसे मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी ही डायरेक्शन में ऊपर और नीचे लाइक दिस ऐसे मूव करेंगे. तो आपने को यह पढ़ाया जाएगा कि बच्चों यहां पे क्रेस्ट और ट्रफ प्रोग्रेसिव वेव्स की तरह आगे और पीछे ट्रांसफर नहीं हो रहे, बस इन्हीं जगह पर ऊपर और नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं. तो बोला जाता है कि इसमें क्रेस्ट और ट्रफ आगे पीछे ट्रांसफर नहीं हो रहे, इसीलिए इनकी स्पीड, आगे और पीछे ट्रांसफर होने की स्पीड जीरो होती है, और इसको अपन स्टैंडिंग वेव्स नाम दे देते हैं कि ये जो लूप्स हैं वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो आगे पीछे नहीं बढ़ रहे, इनकी स्पीड आगे बढ़ने की या पीछे बढ़ने की नहीं है, तो मतलब ये स्टैंडिंग वेव्स है, अपनी ही जगह पर खड़े हैं. और दूसरा बच्चों अपन ने ट्रैवलिंग वेव में जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें क्या सीखा था कि मीडियम के हर एक पार्टिकल को इक्वल अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा, पढ़ा था हम लोगों ने. पर अब जब स्टेशनरी वेव्स में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि यहां पे सभी पार्टिकल को इक्वल अमाउंट में एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन इस डायग्राम से परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं और जैसा मैं बोलता जाऊं उसको फॉलो कीजिए. बच्चों ये सबसे बीच वाला जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है दोनों सोर्सेस से. तो बच्चों वेव्स ऐसे आ रही है, ध्यान से देखिएगा, इधर से आ रही है लेफ्ट साइड और इधर से आ रही है राइट साइड. तो बच्चों जैसे ही बीच वाले पार्टिकल पर वेव पहुंचेगी तो आंसर दीजिए, बीच वाले पार्टिकल पर दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना होगा? जीरो. एग्री? क्योंकि सोर्स से जितना वेव बीच में आने तक यहां चलेगी उतना ही यहां वाली वेव भी चलेगी. तो बताइए कि मिड पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जीरो. और बच्चों पाथ डिफरेंस जब जीरो होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो. और फेज डिफरेंस जीरो का मतलब है सेम फेज में वेव्स मिलेंगी, और वेव्स अगर सेम फेज में मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड दोनों का जुड़ जाएगा, और दोनों का आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड है तो a प्लस ए, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a. ये वाला पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने वाला है, ये पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने वाला है, जैसा मैंने आपको बोला. क्योंकि इस पार्टिकल पर दोनों वेव सेम फेज में मिली है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल वेव्स जब सेम फेज में मिलती है तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a. अब बच्चों मैं एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड परमानेंट 2a हो चुका है. इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड परमानेंट 2a हो चुका है, मतलब ये जब भी ऑसिलेट करेगा तो मीन से 2a, 2a से मीन, मीन से -2a, -2a से मीन, मीन से 2a, मतलब ये हमेशा 2a एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट करेगा. क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों,
तो मेरा जवाब है क्योंकि इस पॉइंट तक आने के लिए दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस हमेशा के लिए जीरो है। जब तक आप सोर्सेस को जगह से नहीं हिलाओगे तब तक इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है। जब तक आप सोर्सेस को जगह से नहीं हिलाओगे तब तक दोनों से जो वेव्स आ रही है दोनों का पाथ डिफरेंस इस पॉइंट तक आने के लिए जीरो रहेगा। और पाथ डिफरेंस जीरो मतलब इस पॉइंट पर वो हमेशा सेम फेज में मिलेंगी। तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हमेशा 2a होगा। 0 से 2a, 2a से 0, 0 से -2a, -2a से 0, क्योंकि पाथ डिफरेंस इज फिक्स्ड। अब बच्चों नोटिस कीजिए, अब मैं आगे वाले पार्टिकल को स्टडी कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, यहां से आगे खिसकाया कितना, λ/4, और इस पार्टिकल को स्टडी किया। तो बच्चों अब आपको पाथ डिफरेंस बताना है, सोच समझ के पाथ डिफरेंस निकालना है। बच्चों जरा गौर कीजिएगा आप सभी, मैं पाथ डिफरेंस आपसे रहा हूं और यहां पे मार्किंग कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि पाथ डिफरेंस आया λ/2, क्योंकि आपने λ/4 का शिफ्ट किया तो पाथ डिफरेंस आएगा λ/2 का। कैसे आएगा सुनो, मान लो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है x और ये भी डिस्टेंस कितनी है x, तो मिड पॉइंट तक पाथ डिफरेंस कितना था, 0। अब जो वेव्स चल रही है बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां से जो वेव इस पार्टिकल पर आ रही है, यहां से जो वेव इस पार्टिकल पर आ रही है, उसको कितना चलना पड़ेगा, x प्लस λ/4। और यहां से जो वेव आ रही है उसको कितना चलना पड़ेगा, x माइनस λ/4। एग्रीड और नॉट, जल्दी बोलिए। एक को चलना पड़ेगा x प्लस λ/4 और एक को चलना पड़ेगा x माइनस λ/4। पाथ डिफरेंस निकालो, x प्लस λ/4 माइनस x माइनस λ/4। डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों x प्लस λ/4 माइनस x और ये हो गया प्लस λ/4, तो ये आपस में कैंसिल। तो λ/4 प्लस λ/4 पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, λ/2 का, जो मैंने ऊपर लिखा। तो बच्चों मैंने शिफ्ट लेने का किया λ/4 का, तो पाथ डिफरेंस कितने का आया, λ/2 का। तो बच्चों अब इस चीज को मैं यहां से सबको हटा रहा हूं क्योंकि पाथ डिफरेंस में समझा चुका हूं। तो बच्चों λ/2 का पाथ डिफरेंस आया। अब λ/2 के पाथ डिफरेंस पे आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। बच्चों बताएं, λ/4 के पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का। λ/4 के पाथ डिफरेंस, सॉरी λ/2 के पाथ डिफरेंस पे वैल्यू प्लेस करो, 2 पाई इंटू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला बच्चों वो कितने का निकाला, λ/2 का। तो ये फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई। और बच्चों फेज डिफरेंस जब पाई होता है ना तो उसको अपोजिट फेज बोलते हैं। और अपोजिट फेज में अगर आइडेंटिकल वेव्स मिली, अपोजिट फेज में अगर आइडेंटिकल वेव्स मिली तो एम्पलीट्यूड ए ऊपर ए नीचे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलो कितना, 0। तो बच्चों इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 हो गया। बच्चों मैंने शब्द यूज किया, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 हुआ। क्या आपको यह बात क्लियर हुई, परमानेंट 0 क्यों? उसका जवाब दो, परमानेंट 0 क्यों? उसका कारण है क्योंकि इस पार्टिकल तक दोनों जगह से जो वेव्स आएंगी उनका पाथ डिफरेंस हमेशा के लिए λ/2 है। जब तक आप दोनों सोर्सेस को जगह से नहीं हिलाओगे तब तक पाथ डिफरेंस हमेशा के लिए λ/2 से। यस और नो, जल्दी बोलिए। ठीक है, अब बच्चों यहां से और आगे λ/4 शिफ्ट होते हैं, यहां से और λ/4 आगे शिफ्ट होते हैं। तो बच्चों यहां पे जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो कितने का हो गया, लैम्डा का, है ना, क्योंकि अपन जितने शिफ्टिंग करते हैं, जितनी अपन शिफ्टिंग करते हैं उसका डबल पाथ डिफरेंस होता है। तो बताओ मिड पॉइंट से टोटल शिफ्टिंग कितनी हो चुकी है, λ/2, तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, लैम्डा। और बच्चों जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है तो बताइए फेज डिफरेंस कितने का होता है, 2 पाई का। और 2 पाई का फेज डिफरेंस हमेशा क्या माना जाता है, सेम फेज। और सेम फेज में एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। तो बच्चों यहां पर मैं फिर से एम्पलीट्यूड मार्क कर दूं तो ये एम्पलीट्यूड इसका कितना हो गया, 2a। बच्चों जरा गौर कीजिए कि मिड पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, उसके आगे वाले का 0 और उसके बाद फिर मैक्सिमम। तो मैंने जो पार्टिकल्स लिए वो λ/4 के गैप पे लिए। क्या आप मानते हो कि इनके बीच में और भी पार्टिकल्स रहे होंगे? पर उन पार्टिकल्स पे वेव ना तो सेम फेज में आएगी ना ही अपोजिट फेज, क्योंकि सेम फेज में आने वाली और अपोजिट फेज में आने वाली को अपन ने मार्क कर रखा है। तो इनके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे उनमें वेव्स जो होगी वो ना तो सेम फेज में आएगी और ना ही अपोजिट फेज, वो कहीं सेम और अपोजिट के बीच में आएगी। तो ना तो एम्पलीट्यूड उनका मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। तो बच्चों इसके आगे वाले पार्टिकल्स को मार्क करें तो इनका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम होगा, इसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम होगा।
इसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम होगा और यहां तक आते आते 0। फिर उससे आगे चले तो इसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, उसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया और आते आते मैक्सिमम हो गया। तो बच्चों, ये जो हम लोगों ने मार्क किया, ये वो पार्टिकल थे जो बिल्कुल इनके साइड में थे, जिनका एम्पलीट्यूड ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है। पर क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने दोनों आइडेंटिकल वेव्स को अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज कराया तो हर पार्टिकल को इक्वल अमाउंट का एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। बोलो यस और नो। और बच्चों, जैसा मैंने मिड पॉइंट के राइट साइड आपको परफॉर्म करके बताया, क्या मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड अगर मैं परफॉर्म करूं तो क्या सेम रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे? यहां से λ/4 और यहां से भी λ/4। तो बच्चों, यहां पाथ डिफरेंस कितने का होगा? लैम्डा का। और यहां पाथ डिफरेंस कितने का होगा? λ/2 का। तो बच्चों, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में सेम ही चीज होगी। अब मैं यहां पर इनको डायरेक्टली मार्क कर देता हूं। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। और बीच वाले का 0। तो साइड वालों का होगा ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम, इनके बीच में कुछ ऐसा। ये उनका एम्पलीट्यूड होगा जैसा मैंने मार्क किया। तो बच्चों, हमको एक चीज सीखने को मिली कि स्टेशनरी वेव पैटर्न में हर पार्टिकल के पास जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, दैट इज 2a। और इनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड है ही नहीं, जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 है। तो बच्चों, जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंट 0 है, जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंट 0 है, ये वाला और ये वाला, इनको अपन नाम देते हैं नोड्स। क्या नाम देते हैं? नोड्स। और जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये वाले पार्टिकल्स, इनको अपन नाम देते हैं एंटी नोड्स। क्या देते हैं? एंटी नोड्स। जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड, और जिनका मिनिमम यानी 0 है उनको क्या बोलेंगे? नोड। और बच्चों, आप गौर से देखिए, नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड के बीच की दूरी λ/4 है। जरा डायग्राम को देखो, बीच वाला, उससे λ/4 आगे नोड है, और λ/4 से आगे फिर चले तो फिर एक एंटी नोड आ गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस λ/4। अच्छा, अब आप बताओ, एंटी नोड से एंटी नोड या नोड से नोड तक की दूरी कितनी है? जल्दी बोलो। एंटी नोड से एंटी नोड तक की डिस्टेंस बोलो कितनी है? एंटी नोड से एंटी नोड यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक की दूरी कितनी है? λ/2। या मिनिमम से मिनिमम तक की दूरी नोड से नोड की, तब भी देखो कितनी नजर आ रही है? λ/2। तो बच्चों, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। अब यहां पर मैं आपको आगे पढ़ा देता डायरेक्टली कि बच्चों, कि स्टेशनरी वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो फिर वो बात एकदम डायरेक्टली क्लिक नहीं करती। पर हमने जब ये डायग्राम को देखा तो हमें क्लिक किया कि हाँ, इनकी एनर्जी इनको हमेशा सेम फेज में नहीं मिल रही, किसी को सेम फेज में, किसी को अपोजिट फेज में, और किसी को इन दोनों के बीच में, इसलिए एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है। तो बच्चों, यहां पर बोला जाता है कि स्टेशनरी वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। एक्स की हर अलग अलग वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड अलग है। जो x बराबर 0 यानी मिड पॉइंट पे था, उसका एम्पलीट्यूड अलग था। जो x बराबर λ/4 आगे था, उसका एम्पलीट्यूड अलग आया। जो x बराबर λ/2 आगे था, उसका एम्पलीट्यूड अलग आया। मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग है। x की वैल्यू बदलते जाओ, आपको हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड जो है वो फंक्शन ऑफ x है। अब बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कशन लिया है, जरा गौर कीजिएगा बच्चों। मैं यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन अच्छा है इसलिए इसको समझा रहा हूं। इसको समझने के बाद आपको सोनोमीटर वायर में मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन डायरेक्टली उसकी जो इक्वेशंस होंगी वो बना के आंसर्स निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पर बच्चों, ये 0 सेकेंड, t/4, t/2, 3t/4 और t सेकेंड, आप नोटिस कर रहे हो, कि हम लोगों ने यहां पे जो टाइम मार्क किया वो एक टाइम पीरियड को 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब बच्चों, जो लेफ्ट साइड आपको दिए है, इन लेफ्ट साइड में आपको सुपरपोजिशन समझाऊंगा कि दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज हो रही है। और राइट हैंड साइड जो डायग्राम्स हैं जहां पे टाइम लिखा हुआ है, वहां पे अपने को रिजल्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। अब बच्चों, जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कैपिटल टी टाइम में जो एनर्जी है वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है? लैम्डा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनर्जी इन वन टाइम पीरियड नोन एज वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा।
तो कैपिटल टी टाइम में जो एनर्जी है वो लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। तो बताओ टी बाई टू में कितनी बढ़ेगी? लैम्डा बाय टू। टी बाय फोर में कितनी बढ़ेगी? लैम्डा बाय फोर। तो जरा गौर करने वाली बात है बच्चों, मैंने जो डायग्राम में टाइम मार्क कर रखे हैं, क्या ये टाइम टी बाय फोर के गैप पर है? तो इसका मतलब यह हुआ कि आफ्टर एवरी टी बाई फोर सेकेंड जो एनर्जी, जो वेव मैं स्टार्ट करूंगा, कौन सी वाली? जो सुपरपोज हो रही है, उनको आफ्टर एवरी टी बाई फोर मैं लैम्डा बाई फोर आगे आगे शिफ्ट करता चलूंगा, आगे आगे लैम्डा बाई फोर शिफ्ट करता चलूंगा। और अब मैं यहां पर दो तरह की वेव्स शो कर रहा हूं बच्चों। इस कलर से मैं बिल्कुल कलर भी स्पेसिफाइड कर देता हूं, देखिए बच्चों, मैं रेड कलर से इंसिडेंट वेव को शो करूंगा जो आगे की तरफ जा रही है ना। इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती हुई वेव मानूंगा। और एक वेव हम लोग बना लेते हैं इस कलर से, ऑलमोस्ट ब्लू, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, सो दैट दोनों सुपरपोज होकर रिजल्टेंट बनाएगी। बच्चों डेली लाइफ में अपने को कभी भी सुपरपोजिशन दिखाई नहीं देता, अपने को डायरेक्टली रिजल्टेंट दिखते हैं। आपने कभी गौर किया कि जब रस्सी में वेव बनती है, मानकर चलिए ऐसे, मानकर चलिए ये दो पोल्स हैं और इनके बीच में रस्सी को हमने प्लग कर दिया। तो बच्चों जब हम लोग रस्सी को प्लग कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने बीच में से प्लग किया तो ऐसे नीचे खींच दिया, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा मुझे ऐसा लूप फॉर्मेशन दिखाई देगा। अब बच्चों गौर कीजिए कि ऐसा लूप फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो एग्जैक्टली रस्सी कैसे मूव करती है, जरा ध्यान से देखें मेरी तरफ। बच्चों ये जो है एक रस्सी है, इस रस्सी को मैंने नीचे ऐसे खींच दिया, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो रस्सी सबसे पहले कैसे होगी? सीधी, फिर जाएगी ऊपर, फिर जाएगी सीधी, फिर आएगी नीचे, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमको ये ऐसे लूप बनते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। पर प्रैक्टिकली सोचिए, एक रस्सी एक साथ दो दो जगह नहीं जा सकती, वो उसका चलने का तरीका होता है, यहां से छोड़ा तो स्ट्रेट, फिर अप, फिर स्ट्रेट, फिर डाउन, इस तरह से ये मूव करती है। तो बच्चों जब ये इस तरह से मूव करती है तो रस्सी एक ऑसिलेशन में दो बार स्ट्रेट होती है। देखो कैसे, यहां से छोड़ा मैंने, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में दो बार स्ट्रेट होती है। ये अपने आप में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है बच्चों, ये अभी आपको आगे मिलेंगे, तो वो अपन सारे डायग्राम से ही कवर कर लेते हैं, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अपन उनको रटें। जरा गौर कीजिए बच्चों, यहां पर एलएचएस में जो डायग्राम्स है वहां पर अब मैं बना रहा हूं, वेव्स बना रहा हूं। सबसे पहले मैं रेड कलर से आगे चलने वाली जितने भी पार्टिकल्स हैं सब लैम्डा बाई फोर के गैप पर मैंने लिए हैं, ताकि नोड और एंटी नोड अपन मार्क कर पाए। तो बच्चों एक लूप कितनी लेंथ का होता है, जल्दी बोलो, एक लूप कितनी लेंथ का होता है? बच्चों इसको लूप बोलते हैं। देखो अगर मैंने ये वेव बना रखी है ऐसे, तो यहां से यहां तक एक लूप और यहां से यहां तक दूसरा लूप, तो एक लूप जो होता है वो लैम्डा बाई टू का होता है, एक लूप लैम्डा बाई टू का होता है। सुन रहे हैं मेरी बात? एक लूप जो होता है लैम्डा बाई टू का होता है, और पूरी जो वेव होती है वो कितनी होती है? लैम्डा की होती है। तो क्रेस्ट अपने आप में पूरा जो होगा वो एक लूप बोला जाएगा, या ट्रफ अपने आप में जो पूरा होगा वो एक लूप बोला जाएगा, और जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? लैम्डा बाई टू। तो बच्चों गौर कीजिए, रेड कलर से मैंने सबसे पहले यहां से जो सोर्स है वो वेव्स को इंसिडेंट कर रहा है, ये इंसिडेंट वेव है, क्लियर? और यहां से रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, या उधर वाला सोर्स लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा है। तो मानकर चलिए कि बच्चों 0 सेकंड पर ये वेव सेम फेज में थी, ऐसा हम मान रहे हैं। अपन जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि एक वाइब्रेशन जहां से स्टार्ट करोगे वहीं खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि जब ये पहली बार मिली तो सेम फेज में मिली। आप इसको अपोजिट से भी स्टार्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों जब ये पहली बार मिली तो सेम फेज में थी, तो यहां से जो वेव आ रही है, यहां से जो वेव आ रही है बच्चों, वो इसके साथ सेम फेज में आई। बच्चों ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, कारण क्योंकि दे आर आइडेंटिकल, तो एम्पलीट्यूड सेम है। तो बच्चों जब ये सेम फेज में मिली तो बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। तो ये रस्सी जो होगी वो ऐसी ऊंची दिखाई देगी t बराबर 0 पर। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड 0 सेकंड से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना ऑब्जर्वेशन है। सुन रहे हो मेरी बात? ये अपना ऑब्जर्वेशन है। अब देखना आप लोग, कैपिटल टी टाइम बाद रस्सी का यही शेप आपको वापस में मिलेगा जो t बराबर 0 पे, क्योंकि एक वाइब्रेशन जहां से स्टार्ट वहीं खत्म। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, अगला टाइम क्या है? t बाई फोर। टी बाई फोर पर
जो एनर्जी है वो कितना आगे शिफ्ट हो जाती है, लैम्डा बाई 4। जानते हो ना कितना शिफ्ट हो जाती है, लैम्डा बाई 4, अभी बताया था। तो बच्चों जो रेड कलर की वेव मैंने 0 से स्टार्ट की थी, अब वो लैम्डा बाई 4 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो आगे शिफ्ट हो गई लाइक दिस, ऐसे स्टार्ट करूंगा। तो पीछे कोई ब्लैंक स्पेस थोड़ी ना हो जाएगा, पीछे कोई ब्लैंक स्पेस थोड़ी ना हो जाएगा, सोर्स तो लगातार वेव्स एमिट कर रहा है, तो यहां से एक नई वेव बनकर आना स्टार्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड से। और इधर से जो दूसरी वेव थी बच्चों, जो लेफ्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर की जा रही थी, वो भी लैम्डा बाई 4 आगे शिफ्ट हो गई। तो वो स्टार्ट जहां से हुई थी उससे लैम्डा बाई 4 मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आफ्टर एवरी टी बाई 4 वो लैम्डा बाई 4 शिफ्ट हो जाती है। और ये कोई ब्लैंक स्पेस थोड़ी ना होगा, यहां पर भी सोर्स दूसरी वेव बनाकर भेज रहा होगा। बच्चों देखकर बताइए, जो सुपरपोजिशन हो रहा है उसमें वेव्स अपोजिट फेज में, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। तो रस्सी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी, एम्पलीट्यूड 0। तो मैंने सबसे पहले वही तो बताया था कि जैसे ही आप प्लग करके खींचोगे तो खींचने के बाद सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा, रस्सी बिकम्स स्ट्रेट। तो नोटिस कीजिए टी बाई 4 पर रस्सी कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब बात करते हैं टी बाई 2 पर। अब बच्चों थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप जवाब देते जाएं। टी बाई 2 पर एनर्जी जो मैंने x बराबर 0 यानी कि पहले पॉइंट से स्टार्ट की थी, वो कितनी आगे चली जाएगी, लैम्डा बाई 2। टी बाई 2 पे लैम्डा बाई 2 की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो बच्चों 0 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2, यहां से वो एनर्जी स्टार्ट होगी और यहां आ गई। तो कोई पीछे खाली स्थान थोड़ी ना हो जाएगा, सोर्स लगातार वेव भेज रहा है, तो यहां पर एक और नई वेव आना स्टार्ट हो जाएगी। और इधर से अगर ब्लू कलर की वेव बनाए तो वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, तो लैम्डा बाई 2 आगे खिसका दो तो अब वो यहां से स्टार्ट होगी, ऐसे लाइक दिस। और पीछे से नई वेव बनकर आ गई। बच्चों देखकर बताइए कि आपको क्या ये वेव सेम फेज में नजर आ रही है। और अगर ये सेम फेज में है तो रस्सी का एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। कुछ ऐसी ये आपको रस्सी दिखाई देगी लाइक दिस। उसके बाद 3t/4। बच्चों 3t/4 पर अगर बात करें तो 3t/4 पर टोटल एनर्जी पहली वाली जो हमने भेजी थी वो 3 लैम्डा बाई 4 आगे शिफ्ट हो गई होगी। तो पहले पार्टिकल से आगे लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा, अब वो यहां से स्टार्ट होगी ऐसे। और पीछे से नई वेव आना स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। और इसी तरह से ब्लू कलर की वेव भी कितना स्टार्ट हो गई, 0 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 4, अब यहां से स्टार्ट होगी ऐसे। ये वो वेव है जो सबसे पहली वाली थी, कितना कितना शिफ्ट हो गई। और पीछे से नई वेव आना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों गौर कीजिए, दे आर अगेन इन अपोजिट फेज, तो रस्सी बिकम्स स्ट्रेट। तो अपन ने अभी डिस्कशन किया था, स्ट्रिंग बिकम्स स्ट्रेट 2 टाइम्स इन वन वाइब्रेशन। तो 3t/4 पर दूसरी बार स्ट्रेट। और लास्ट में बच्चों वापस से आंसर दीजिए, टाइम कितना हो चुका है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी टाइम में एनर्जी टोटल कितना आगे जा चुकी होती है, लैम्डा। तो 0 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 4, और ये लैम्डा अब यहां से स्टार्ट होगी। ये पहली वेव थी जो लैम्डा आगे जा चुकी है, और यहां से नई वेव बनकर आ गई, क्योंकि कैपिटल टी टाइम हो गया तो एक पूरी नई वेव पीछे से आगे जुड़ जाएगी। और ऐसे ही ब्लू कलर की वेव बनाए तो वो यहां से स्टार्ट होगी लैम्डा से, और पीछे एक पूरी कैपिटल टी टाइम में एक ऑसिलेशन एक्स्ट्रा हो गया तो नई वेव बन गई। दे आर अगेन इन सेम फेज। अब बच्चों अगेन अगर ये सेम फेज में है तो देखकर बताइए, रस्सी अगेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की हो जाएगी। बच्चों जरा गौर कीजिए कि t बराबर 0 सेकंड पे जो डायग्राम था, क्या t बराबर कैपिटल टी सेकंड पर भी वही डायग्राम है? क्या वही डायग्राम है जो t बराबर 0 पे था, और कैपिटल टी पर जो अब आया, क्या वही सेम डायग्राम है? और बच्चों आप लूप्स को देखें, लूप्स को देखें, केवल आप इसको देखें, फर्स्ट डायग्राम को देखो, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। अब जरा इनका ऑसिलेशन पैटर्न देखना बच्चों, मेरे हाथ को देखिए और ऑसिलेशन पैटर्न देखिए। क्रेस्ट और ट्रफ टी बराबर 0 पर ऐसे थे, जिन पे मैंने राइट लगाया उनको देखो, उनको देखो, साथ में डायग्राम देखो। t/4 पर रस्सी स्ट्रेट हो गई तो दोनों फ्लैट हो गए। t/2 पे दोनों बिल्कुल उल्टे हो गए ऐसे। 3t/4 पर वापस से बिल्कुल रस्सी स्ट्रेट, और कैपिटल टी टाइम पर वापस अपनी जगह पर। आपने नोटिस किया कि जो लूप है, अपन ने कल तक जो वेव्स पढ़ी थी उसमें लूप्स ऐसे चलते थे लाइक दिस, अपनी जगह से आगे चलते थे, तो हमको समझ में आता था कि वेव्स चल रही है। पर अब क्या हो रहा है कि लूप अपनी जगह पर ऊपर नीचे कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि सिंस लूप पैटर्न डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव इज 0। और उसमें लूप अपनी ही जगह पर खड़े होकर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई कि अगर मैं आपसे आगे बोल दूं कि बच्चों एक ऑसिलेशन में रस्सी 2 बार सीधी होती है, तो क्या आपको वो चीज क्लियर हो गई? क्या आपको यह चीज क्लियर हो गई कि मैं अगर बोलूं कि बच्चों स्टेशनरी वेव की स्पीड 0 होती है बिकॉज लूप्स आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपनी जगह पर खड़े होकर ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या यह चीज क्लियर हो गई? और बच्चों नोटिस कीजिए कि ये जो रिजल्टेंट्स मैंने मार्क किए हैं, इसमें ये नोड है,
ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। इसी तरह से एन ए एन ए एन ए एन ए एन, ये हो गया एन ए एन ए नोड और एंटी नोड्स। बच्चों मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जो रिजिड एंड होंगे वो हमेशा नोड होंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? जो रिजिड एंड होंगे वो हमेशा नोड होंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? रिजिड एंड ऑलवेज अ नोड, रिजिड एंड ऑलवेज अ नोड। ट्रू है, क्योंकि रिजिड एंड कभी जगह से हिलेगा ही नहीं, जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है वो नोड है। और बच्चों जो फ्री एंड होगा वो क्या कहलाएगा? एंटी नोड। जो फ्री एंड होगा वो क्या कहलाएगा? एंटी नोड। फ्री एंड जो होगा वो एंटी नोड कहलाएगा, क्योंकि फ्री एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, तो वो एंटी नोड कहलाएगा। बच्चों अपन इस पांचों डायग्राम में किसी भी एक एन को पकड़ लो, किसी भी एक एन को, जो आपकी मर्जी, और पांचों डायग्राम में जो नोड आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको गौर करो, वो कभी अपनी जगह से नहीं हिला। मैं अपने को एक मार्क कर लेता हूं, मान कर चलो ये सेकंड नोड देखो, जिसमें मैं ब्लू कलर का डॉट चला रहा हूं। बच्चों ये नोड इस समय कहां पे है? मीन पोजीशन पे। यहां भी किस पे? मीन 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 पे। तो बच्चों ये कभी भी जगह से हिल ही नहीं रहे। अगर मैं ये डायग्राम आपको डायरेक्ट बता देता और बोल देता कि बच्चों नोड परमानेंटली नोड होता है, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, तो समझ नहीं पाते। पर हां, इसके समझाने के बाद आपको क्लियर है कि वो परमानेंट नोड क्यों है। वो परमानेंट नोड क्यों है? क्योंकि वो परमानेंट नोड इसलिए है क्योंकि उस पे एनर्जी हमेशा अपोजिट फेज में पहुंच रही है। उसका प्रूफ अपन ने ये फर्स्ट डायग्राम में देखा और यहां पर अपन ने उसको एक्सप्लेन किया। रस्सी सीधी इसलिए हुई क्योंकि T/4 के लेफ्ट में आप देखिए क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, यानी कि अपोजिट फेज में वो मिल रहे हैं। अपोजिट फेज में मिल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड ए माइनस ए जीरो, तो रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट। क्लियर? और बच्चों ये डायग्राम अपने को यहां दे रखा है फेयर बना के, बिल्कुल मैंने एक वेव के लिए बनाया, पीछे तो मैंने पूरा समझाने के लिए किया। इसका एक एनिमेशन दिखाता हूं आपको, तो आपको समझ में आएगा। बच्चों इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिए, ये वाला लेफ्ट में आप देखो रस्सी ऊपर नीचे चल रही है, और बहुत लाइट कलर की आपको अंदर दो वेव्स जो होंगी वो ऐसे चलती हुई दिखाई देंगी। वो कौन सी वेव्स हैं? ट्रैवलिंग वेव्स। और उनका सुपरपोजिशन यहां पे डार्क कलर में आपको शो किया गया है। और नोटिस कीजिए ये जो डार्क कलर की वेव है उसमें रेड डॉट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो वो नोड्स हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। इसको अपन बच्चों स्टेशनरी वेव पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेशनरी वेव। एनर्जी फंस गई दो के बीच में, उनसे बाहर नहीं निकल पा रही, और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड देख लो अलग अलग है। एक तो ऐसा है जो बिल्कुल मैक्सिमम 2a तक जा रहा है, एक ऐसा है जो कहीं जा ही नहीं रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो 0 और 2a के बीच में है। क्लियर है बच्चों? पहले बताएं यहां तक आपको सभी को समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बच्चों अब जो हमने डायग्राम सीखा उसमें जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पॉसिबल हैं, जितने पॉसिबल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, उनको ध्यान से देखेगा। बच्चों हम लोगों ने जो स्टेशनरी वेव पैटर्न बनाया वो ये था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम लोगों ने स्टेशनरी वेव कुछ ऐसे ऑब्जर्व की जो अपनी जगह पर ऊपर नीचे चल रही है। ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? 2a, ये 0। हम लोग कुछ डॉट पॉइंट्स मार्क कर देते हैं बच्चों, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये एक नोड है, n n और n। जबकि ये वाली जो लोकेशंस हैं, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड an। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड an। अब बच्चों जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखिए, ये वाले पार्टिकल एंटी नोड ऊपर है, इस समय ऊपर जा रहा है। ये वाला पार्टिकल भी ऊपर है और ये वाला पार्टिकल भी मीन पोजीशन से ऊपर है। जबकि इधर देखें तो ये पार्टिकल नीचे है, तो इसके पास वाले भी नीचे है और ये भी पास वाले नीचे है। बच्चों जो मैं पूछूं उसके जवाब देते जाइए इस डायग्राम से, क्योंकि सारी चीजें समझा चुका हूं। स्टेटमेंट 1, either side particle of a node, either side particles of a node are in opposite phase। either side particles of a node are in opposite phase। is it true? बीच वाला नोड देखो, उस नोड के लेफ्ट वाले पार्टिकल ऊपर है और नोड के आगे वाले पार्टिकल नीचे है, तो दे आर इन अपोजिट फेज। बहुत बढ़िया, ट्रू आंसर। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, ऑल द पार्टिकल्स lying between
two successive nodes, all the particles lying between two successive nodes are in same phase. Are in same phase क्योंकि बच्चों देखो, दो नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल है सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं। हाँ, उनका एम्पलीट्यूड अलग है पर सब एक साथ ऊपर गए, तो ये हो गया ट्रू। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, either side particle of an antinode, either side particle of an antinode, either side particle of an antinode are in same phase. Either side of an antinode are in same phase. बिल्कुल बच्चों, सेम फेज में है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है बेटा, ट्रू है। either side of antinode are in same phase. एंटीनोड बीच वाला है, उसके साइड वाले पार्टिकल देखिए, इधर साइड, एक इधर और एक इधर, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, तो दे आर इन सेम फेज। अपोजिट फेज उसको बोलते हैं कि एक ऊपर जाए एक नीचे जाए, पर एंटीनोड के दोनों तरफ के पार्टिकल देखो, या तो एक साथ ऊपर है या एक साथ नीचे है, तो दे आर, आई मीन ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आंसर दीजिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑल द पार्टिकल्स इन अ स्टेशनरी वेव पैटर्न, all the particles have different amplitude but same time period. In a stationary wave pattern, all the particles have different amplitude but same time period. बिल्कुल सही, सेम टाइम पीरियड होगा, कारण अपन ने डिस्कस किया था कि रस्सी सीधी होती है। इमेजिन करो बच्चों, ये ऑब्जर्व करो क्रेस्ट और ट्रफ। जब रस्सी सीधी होती है तो बच्चों एक साथ पार्टिकल मीन पर आते हैं, जब रस्सी सीधी होती है तो एक साथ मीन पर आते हैं। बच्चों एक साथ मीन पर आए मतलब सब एक्सट्रीम से मीन पर सेम टाइम में आए, तो सबका टाइम पीरियड सेम है, पर सबकी मैक्सिमम वेलोसिटी अलग अलग होगी, दैट इज ए ओमेगा, क्योंकि ए सबका अलग है। ओमेगा टाइम पीरियड सबका सेम है, पर एम्पलीट्यूड अलग होने से सबकी मैक्सिमम वेलोसिटी अलग होगी। सही ऐसा नो, जब मेन पोजीशन पर पार्टिकल आएंगे तो सबकी मैक्सिमम वेलोसिटी अलग अलग होगी। बहुत बढ़िया, चलिए बच्चों, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे देखो, पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड टू एंटी नोड और एंटी नोड टू नोड इज लैम्डा बाई 2। 4, आगे लिखा है स्टेशनरी वेव पैटर्न, ऑल द पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम ऑफ सेम टाइम पीरियड बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। नीचे, ऑल पार्टिकल रीच एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन साइमल्टेनियसली बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल, क्योंकि सबका एक्सट्रीम अलग अलग है। All the particle between two successive nodes are in same phase while either side of particle are in opposite phase. Either side particle of an antinode are in same phase. इसके बाद है in one complete vibration string appear straight twice. डिस्कस कर लिया। आगे है since loop pattern does not transfer in stationary waves, so speed of stationary wave is 0. stationary wave की स्पीड क्या होती है? 0। तो बच्चों उस डायग्राम को समझने के बाद इन सारे पॉइंट्स को हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डायग्राम क्लियर है, उसका इमेज क्लियर है कि यस स्टेशनरी वेव ऐसी दिखती है, तो ये सारे पॉइंट्स अपन फटाफट से सोच के आंसर्स दे सकते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम एट नोड्स एंड मिनिमम एट एंटीनोड्स। बच्चों एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, आंसर दीजिएगा आप सभी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताएं ह्यूमन ईयर, वहां पे डिटेक्टर कौन है? ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर इज द डिटेक्टर। अगर स्टेशनरी वेव बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, अपन साउंड के लिए बात कर रहे हैं, तो बताइए वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, नोड या एंटी नोड? वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, नोड या एंटी नोड? आंसर है, आंसर है नोड। नोड पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, क्योंकि आंसर दीजिए, मैंने अगर ऑब्जर्वर या डिटेक्टर ह्यूमन ईयर है, तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ह्यूमन ईयर जो होता है वो प्रेशर वेरिएशन को सेंस करता है। हम प्रेशर वेरिएशन डिटेक्टर्स हैं, हम हमेशा प्रेशर वेरिएशन को डिटेक्ट करते हैं, और प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां होता है? नोड्स पे। प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां होता है? नोड्स पे। अब चेक करो कैसे, वही चीज मुझे यहां एक्सप्लेन करनी है। बच्चों नोड के इधर साइड पार्टिकल या तो सेम फेज में या अपोजिट फेज में, जल्दी बताओ क्या होते हैं?
नोड के ईदर साइड पार्टिकल सेम फेज या अपोजिट फेज, नोड के ईदर साइड पार्टिकल, नोड के ईदर साइड पार्टिकल अपोजिट फेज, बहुत बढ़िया। तो बच्चों नोड के ईदर साइड पार्टिकल अपोजिट फेज, बच्चों अपोजिट फेज कैसा था? ट्रांसवर्स वेव में ऐसा था कि एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे आया। ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे आया। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? एक आगे आया तो दूसरा पीछे आया। अरे लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग द डीओपी ऑसिलेट करते हैं, अलोंग द डीओपी ऑसिलेट करते हैं। तो मैंने आपसे बोला, दोबारा सुने, मैंने आपसे बोला कि ट्रांसवर्स वेव में नोड के इधर साइड पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं, मतलब नोड के आगे वाला ऊपर गया तो ये नीचे आया। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या बोलोगे कि नोड के इधर साइड पार्टिकल अपोजिट फेज में, तो एक आगे गया तो दूसरा पीछे आया, ऐसे। तो देखिए इसकी मार्किंग देखिए, इधर साइड पार्टिकल अपोजिट फेज में, तो ये पार्टिकल अगर आगे आ रहे हैं इधर साइड के देखे तो ये कहां आ रहे होंगे? पीछे। बच्चों जरा गौर कीजिए, ये सारे पार्टिकल एक साथ पास आ गए, ये सारे पार्टिकल एक साथ पास आ गए, तो बताइए कंप्रेशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? ये सारे पार्टिकल एक साथ पास आ गए तो कंप्रेशन क्रिएट हुआ। या फिर इधर साइड पार्टिकल अगर ये आगे जा रहे हैं तो ये पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इधर साइड पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं। तो देखकर बताइए, इधर साइड अपोजिट फेज में, तो एक साथ पास आ रहे हैं, एक साथ दूर जा रहे हैं, एक साथ पास आ रहे हैं, एक साथ दूर जा रहे हैं। तो एक साथ जब पास आएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे, और एक साथ जब दूर जाएंगे तो प्रेशर को घटाएंगे। तो आंसर दीजिए, जब पास आए तो प्रेशर मैक्सिमम, जब दूर गए तो प्रेशर मिनिमम। यानी कि सबसे ज्यादा प्रेशर वेरिएशन कहां हो रहा है? नोड पर। एक साथ दूर पास आए तो प्रेशर बढ़ा दिया, और एक साथ दूर गए तो प्रेशर घटा दिया। तो प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां हुआ? नोड पे। और डेंसिटी वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां हुआ? नोड पे। एक साथ पास, एक साथ दूर। पर एंटी नोड को देखो, एंटी नोड के इधर साइड पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, या तो सब एक साथ आगे या सब एक साथ पीछे। तो बच्चों एंटी नोड के इधर साइड पार्टिकल देखो, ये अगर आगे आए तो ये भी आगे भाग गए। मतलब पीछे वालों ने चाहा कि हम एंटी नोड के पास जाए, तो आगे वाले भी आगे भाग गए। तो इसका मतलब वहां कंप्रेशन क्रिएट हुआ ही नहीं। वो तो पास आना चाह रहे थे, कंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे थे, पर सेज में होने की वजह से वो सब एक साथ आगे भागे, तो प्रेशर वेरिएशन नहीं हुआ। और एंटी नोड में अगर ये पीछे भागे तो ये भी पीछे आ गए। तो इसका मतलब ये हमेशा सेम फेज में होने की वजह से प्रेशर वेरिएशन नहीं करते। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो कौन सी लोकेशन है जहां प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा होता है, तो आपका जवाब होगा नोड। एंड वी आर द प्रेशर डिटेक्टर्स, प्रेशर वेरिएशन डिटेक्टर्स। तो जहां पे प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा वहीं पर हमको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, दैट इज एट नोड। क्लियर बच्चों? पहले बताएं, डिस्कशन ये पूरा स्टेशनरी वेव का थ्योरी था, हालांकि बड़ा था, पर इसको समझने के बाद हमें आगे अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरी चीज क्लियर हो गई है। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, मैंने एक नया लिंक अभी आपको रेडी कर दिया है, उसमें कंपाइलेशन कर दिया है। कंपाइलेशन करने का मतलब है कि मैंने वहां पर जो भी एसएचएम वेव पढ़ाया उसके एक साथ नोट्स कंबाइन कर दिए हैं। तो वो लिंक और आज का हैंडआउट मैं भेज रहा हूं, उसको रिसीव करें, ठीक है?
अभय आपने पूछा लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, मैंने वो दोनों भेज दिए। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। मैंने जो हैंडआउट भेजा है उसमें लिंक ऐड कर दिया है कंपाइलेशन करके, आप उसको चेक कर लीजिएगा। बेटा मैं यहाँ पर बताया लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव के लिए कि सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करें कि नोड के इधर साइड पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं। तो ट्रांसवर्स में क्या होता था कि अगर ये नोड है तो नोड के एक साइड ऊपर जा रहा है तो दूसरा साइड कहां रहा है, नीचे। तो लॉन्गिट्यूडनल में आप क्या बोलोगे, वहां परपेंडिकुलर वाइब्रेशन नहीं होते, वहां कैसे होते हैं, अलोंग। तो एक अगर आगे जाएगा तो दूसरा पीछे आएगा। वहां आ जाता, वहां कैसे होता था, ऊपर नीचे, यहां कैसा होगा, आगे और पीछे। अपोजिट फेज में होंगे तो ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे। तो नोटिस कीजिए नोड के पार्टिकल्स अगर देखें तो नोड के इधर साइड अपोजिट फेज में या तो एक साथ ऐसे पास आएंगे अपोजिट फेज में या एक साथ दूर जाएंगे अपोजिट फेज में। तो जब एक साथ पास आएंगे, जब एक साथ पास आएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर कंप्रेशन क्रिएट करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब एक साथ दूर जाएंगे तो उस केस में रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो एक साथ प्रेशर बढ़ाना और कम करना, यानी कि प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा हो रहा है नोड पर एंटी नोड के इधर साइड पार्टिकल क्या है, सेम फेज में है। मतलब अगर एक आगे आए तो दूसरे भी आगे भाग गए, तो वहां पे वो कंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाए, जिसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन वहां पर ज्यादा नहीं हुआ, मिनिमम हुआ। इसीलिए प्रेशर वेरिएशन जो होता है वो सबसे ज्यादा कहां होता है, नोड पे। बेटा ब्रजेश, जो लेक्चर 1 और 3 के एरर थी वो मैंने अभी जो भेजा उसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप उसको देख लेना। एक बीट में कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम होते हैं? बीट अगर आप मैक्सिमा से मैक्सिमा काउंट करो तो वेरिएशन देखा जाता है, अपने को कितने मिनिमम और मैक्सिमम से मतलब नहीं होता। अगर आप बीट काउंट कर रहे हो तो मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, ये वेरिएशन एक बीट कहलाता है। या मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से मिनिमम, इस वेरिएशन को भी एक बीट बोलते हो। मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, या फिर मिनिमम से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से मिनिमम, ऐसा वेरिएशन एक बीट कहलाता है। तो अपने को इसमें कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम काउंट नहीं करने होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।